Good morning, students. Welcome to the science class. Today we are going to discuss the remaining questions of electricity chapter. Okay, so question number 16 to 18. First of all, question number 16. Which uses more energy? A 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? Okay, आपको बताना है कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, कौन ज़्यादा एनर्जी लेगा। एक 250 वाट का टीवी सेट है जो 1 घंटे के लिए चला, और एक 1200 वाट का टोस्टर है जो 10 मिनट के लिए जिसने काम किया। तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो आपको दोनों को अलग अलग निकालना है, दोनों की एनर्जी कंपेयर करनी है और फिर बताना है। सो सबसे पहले एनर्जी यूज्ड बाय 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर। इसके लिए आप एनर्जी को यूज्ड निकालिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू W/T होता है, P इज इक्वल टू W/T। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू P इंटू टी, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होगा। जब P इज इक्वल टू W/T होता है तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो W जो है वर्क डन यहाँ पर किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी यूज्ड बाय दीज अप्लायंसेस। सो put the formula W is equal to P into T here. Okay, so the energy used by 250 watt TV set in 1 hour is equal to P क्या है? इधर पावर है 250 और टाइम कितना है? 1 आवर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 250 वाट आवर। ठीक है, तो इट मीन्स जो टीवी सेट है वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 250 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम करेगा। Now what about toaster? Now the energy used by 1200 watt toaster in 10 minutes. 10 minutes में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो आपको निकालना है। तो अगेन पुट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर है 1200, टाइम है 10 मिनट्स। ये 12 मिनट्स की जगह आप लिखिए 10 मिनट्स, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, 10 मिनट्स। ओके, तो 1200 वाट इंटू 10। ओके, 10 मिनट है तो मिनट को सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करो। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 60। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 60। ये इस तरह से होगा आपका। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इस तरह से। तो टाइम 10 मिनट्स है, 12 की जगह 10 लिखना है आपको, यहाँ भी आपको 10 लिखना है, ये गलत हुआ है। तो आप 0 से 0 कट गया। ठीक है, 10 और 60 का 0 से 0 है। अब 6 2 जा, इसको आप कट कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 200, 200 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 240 ना आकर कितना आएगा? 200 आएगा। यहाँ पर ये गलत हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुई है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ आप लिखोगे 200 वाट आवर। ठीक है, आपने 12 की जगह आप क्या करोगे? 10 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? इधर 240 ना आकर यहाँ आ जाएगा 200 वाट आवर। तो आप बताइए 250 वाट आवर ज़्यादा है या 200 वाट आवर ज़्यादा है? तो जो टीवी जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 250 वाट आवर वो ज़्यादा है। ठीक है, और जबकि टोस्टर कितनी कर रहा है? टोस्टर कर रहा है 200 वाट आवर। 12 की जगह आपको 10 करना है, तो 200 वाट आवर एनर्जी कम है 250 वाट आवर से, इसलिए द टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी दैन द टोस्टर। ओके, सो टीवी सेट जो है टोस्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये आपका रिक्वायर्ड इसमें आंसर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. देखिए आपको एक इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, और वो कितना करंट मेन लाइन से ड्रॉ करता है? 15 एम्पेयर करंट वो लेता है 2 घंटे के लिए जब उसको चलाया जाता है। तो आपको बताना है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। किस रेट से हीट डेवलप्ड हो रही है हीटर में, ये आपको बताना है। रेट बताना है, रेट। सो यू नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। सो इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट पावर। आपको इसमें पावर कैलकुलेट करना है, इट मीन्स। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो लिखिए। आपको रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू 8 ओम। आपको I गिवन है करंट I इज इक्वल टू 15 एम्पेयर। आपको T गिवन है टाइम इज इक्वल टू
2 आवर्स, तो T इज इक्वल टू 2 आवर्स लिख दीजिए. नाउ द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर इज इक्वल टू द पावर. ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर. तो इट मीन्स आपको पावर कैलकुलेट करना है. तो आपको पावर के इतने फॉर्मूले बताएं, उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्मूला जो कि आपको गिवन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए वो आपको लगाना है. तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर अगर आप लगाते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस. ओके, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यहाँ पे पुट कीजिए. सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जब आप यहाँ पुट करेंगे, पावर आपको निकालना है, तो I कितना है इधर, I इज इक्वल टू आपका 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, और R कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 8, तो इंटू 8. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 15 इंटू 15 इंटू 8, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आएगा 1800. 1800 पावर है, तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड. P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी. डब्ल्यू की वर्क की होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 1800, दैट इज 1800 जूल पर सेकेंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question. क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. आपको ये सारे एक्सप्लेन करने, इनके रीजंस बताने हैं. ए जो क्वेश्चन है, वाई इज़ द टंगस्टन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. ठीक है, आपके पास 5 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आपको इनके आंसर देने हैं. देन बी है, वाई आर कंडक्टर्स दैट इज़ अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड अप ऑफ अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल. जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनकी जो कॉइल्स होती है वो अलॉय की क्यों बनी होती है, प्योर मेटल की क्यों नहीं बनी होती, ये आपको इसमें बताना है. सी आपको बताना है कि सीरीज़ अरेंजमेंट इज़, वाई इज़ द सीरीज़ अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट. डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज़ अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज़ में लिया जाता, ये आपको इसमें बताना है. नेक्स्ट है कि हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने पर उसके रेजिस्टेंस, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, ये आपको बताना है. और ई में आपको बताना है कि वाई आर द कॉपर एंड द एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, क्यों वो कॉपर और एल्यूमिनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं. ठीक है, तो इन सब के आपको आंसर्स देने एक एक करके. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक लैम्प्स का, उसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, ये आपको इसमें बताना है. तो क्यों बना होता है, बिकॉज थिन वायर ऑफ टंगस्टन हैज़ हाई रेजिस्टेंस. उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो. उसका मेल्टिंग पॉइंट भी, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट, जैसे इसमें दे रखा है 3410 नहीं होकर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो एग्जैक्ट आपकी बुक में जो दे रखा है वही आपको ध्यान में रखना है. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380. ओके, तो यही आपको लिखना है 3380 डिग्री सेल्सियस. ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट. टंगस्टन का काफ़ी हाई होता है. इस वजह से व्हेन ए करंट इज़ पास थ्रू इट डज़ नॉट हॉट एंड इमिट्स लाइट. और जब इसमें से करंट पास होता है तो ये मेल्ट नहीं होता, इट बिकम्स हॉट. केवल ये गर्म हो जाता है और अपने में से लाइट एमिट करने लगता है और पिघलता नहीं है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. 3380 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, और इस वजह से ये जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गर्मी से हीट पाकर ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है और चमकने लगता है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड अप ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल. जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं तो उनके जो वायर्स होते हैं वो
एलिमेंट होते हैं जो अलॉय के क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते? वाई? बिकॉज एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल्स द अलॉय हैव हाई रजिस्टिविटी। अलॉय की रजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द एलिमेंट मेड अप ऑफ एन अलॉय ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। हाई रजिस्टिविटी होने के कारण जब उसमें से करंट पास होता है अलॉय में से तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो पिघलता नहीं है और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाई रजिस्टिविटी होने के कारण ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते अलॉय और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये अलॉय के बने होते हैं। नाउ सी वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, जो लाइंस होती है हमारे घरों में, वो सीरीज़ ना होके पैरेलल होती हैं। सीरीज़ क्यों नहीं होती आपको बताना है। बिकॉज of the following reasons, because the series arrangement for domestic circuits have the following disadvantages। सीरीज़ अरेंजमेंट के ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए सीरीज़ अरेंजमेंट नहीं होता। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इन सीरीज़ अरेंजमेंट द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द अप्लायंसेस विच इज़ नॉट डिजायर्ड। सीरीज़ अरेंजमेंट में आपको पता है कि सेम करंट पास होता है सभी अप्लायंसेस में से, तो इसलिए डिज़ायर नहीं है, क्योंकि कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको हाई करंट की ज़रूरत होती है और कुछ लो करंट पे वर्क कर सकते हैं। इसलिए सीरीज़ अरेंजमेंट में क्योंकि एक ही जैसा करंट पास होता है, इसलिए सीरीज़ अरेंजमेंट डिज़ायर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टोटल रेजिस्टेंस। द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द अप्लायंसेस बिकम्स लार्ज एंड द करंट गेट रिड्यूस्ड। टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सीरीज़ में तो जुड़ता है ना रेजिस्टेंस आपस में, और इस वजह से करंट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, इसलिए भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है वी कैन नॉट यूज़ इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ स्विचेस विथ इंडिविजुअल अप्लायंसेस। अब ये कि अगर हम एक अप्लायंस को यूज़ में नहीं लेना चाहते तो ऐसा नहीं है, सभी एक साथ यूज़ में लेने पड़ेंगे सीरीज़ में, तो ऐसा नहीं है। सीरीज़ के केस में जबकि ऐसा होता है कि हमें सारे यूज़ में लेने पड़ते हैं। पैरेलल में हमें ये फ़ायदा है कि हम जिसको यूज़ में नहीं लेना चाह रहे उस समय तो वो ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ स्विचेस इसमें नहीं होते सीरीज़ के केस में। ऑल अप्लायंसेस हैव टू बी यूज साइमल्टेनियसली इवन वी डोंट नीड देम। सारे अप्लायंसेस एक साथ काम करेंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी सीरीज़ के केस में, इसलिए सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जबकि पैरेलल के केस में सारे डिसएडवांटेजेस नहीं होते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन्स move more freely through a thick wire than through a thin wire. Also, there are more electrons free to move in a thick conductor than a thin conductor. Hence, the resistance of wire is inversely proportional to the area of cross section. We all know that resistance is inversely proportional to area of cross section. Area of cross section के inversely proportional होता है. It means resistance ज़्यादा होगा, नहीं area of cross section बड़ा होगा तो resistance कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन है सो इट मीन्स थिक वायर से ज़्यादा करंट पास होगा। इसका मतलब ये, क्योंकि थिक वायर जो होता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी कम होगी, इसलिए हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, now last question, why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर, यू नो दैट दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल्स हैं और इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दे हैव लो रजिस्टिविटीज़। ठीक है, इनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू भी लो होती है काफ़ी। And when electricity is transmitted through copper and aluminum wire, the power loss in the form of heat is very small। जो पावर लॉस होता है हीट के रूप में, जो पावर लॉस होता है वो इन वायर से बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। इस वजह से इन वायर्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। Go through all these and try to clear your concept. Okay students, thank you.